नमस्कार। ये पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पर्यावरण से पूछे गए विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ प्रश्नों के सेट हैं, जिनको आज हम लोग देखेंगे कि ये कौन से प्रश्न हैं और इनका व्याख्यात्मक उत्तर भी यहाँ दिया गया है। तो सेट 3 में आपका स्वागत है और इसमें हम देखते हैं कि पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य ग्रास इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स लॉन्च करने वाला पहला राज्य है? तो उत्तराखंड ने सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी यानी ग्रास इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स सूचकांक लॉन्च किया था और यह मानव और पर्यावरण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के आर्थिक मूल्य को मापने की एक प्रणाली है। यह मूलतः वायु, जल, मृदा और वन जैसे पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों को मौद्रिक मूल्य प्रदान करता है तथा मानव कल्याण और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को भी महत्व देता है। भारत का उत्तराखंड अपना स्वयं का जीईपी इंडेक्स शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। दूसरा प्रश्न है, पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या है? तो यह अत्यधिक गर्मी से उत्पन्न होने वाला क्लाउड है जो ज्वालामुखी पर्वत या फिर जंगल में लगी हुई आग की ज्वाला से उत्पन्न होता है। इन्हें फ्लेम जेनिटस बादल के रूप में भी जाना जाता है। ये एक प्रकार का तूफान है गर्म हवाओं का जो बड़े जंगली आग या ज्वालामुखी विस्फोटों की तीव्र गर्मी से बनता है और यह आग को फैलाने में और बिजली उत्पन्न करने में, मतलब बिजली का जो तड़ित होता है बादलों के साथ, वो उत्पन्न करने में सक्षम होता है। इससे आगे और फैलती है और स्थिति बद से बदतर हो जाती है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव से कौन सा संकट उत्पन्न होता है? तो इससे ग्लोबल वार्मिंग आती है और ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम होता है कि मौसम परिवर्तन अचानक से होता है। तो इसका सीधा संबंध वैश्विक तापन और इसका अगला संबंध है मौसम परिवर्तन से। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा मतलब पृथ्वी के लिए जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो चक्र है फेफड़े के माध्यम से हमारे शरीर में चलता है, उसी तरह पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन के वर्षा वनों को, कि वहाँ ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन निकलती है और कंज्यूम भी होती है। अगला प्रश्न है, किस गैस के कारण ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक होता है? तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। अन्य गैसें भी हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है और जल वाष्प भी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसमें सबसे प्रमुख है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में कब शुरू हुआ? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में 1992 में शुरू हुआ और यह केंद्र की एक परियोजना है जिसे भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा फरवरी 1992 में भारत की जंगली एशियाई हाथी आबादी की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। यह परियोजना राज्यों को उनके हाथियों की आबादी का प्रबंधन करने, उनके आवासों और गलियारों की सुरक्षा करने तथा मानव और हाथी में संघर्ष को कम करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी? तो इसका उत्तर है रेचल कार्सन। साइलेंट स्प्रिंग रेचल कार्सन की एक पर्यावरण विज्ञान की पुस्तक है जो 27 सितंबर 1962 को प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में जो द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जो कीटनाशक डीडीटी के अंधाधुंध उपयोग से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान का दस्तावेजीकरण है और इस तरह की चीज़ें वियतनाम युद्ध में भी बड़ी भारी मात्रा में इस्तेमाल की गई थी जंगलों को खत्म करने के लिए। जैव विविधता अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? तो 2002 में पारित हुआ। जैव विविधता अधिनियम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का निर्माण जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन CBD कन्वेंशन 1992 में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत के प्रयास के परिणाम स्वरूप हुआ, जो राज्यों को स्वयं के जैविक संसाधनों का उपयोग करने के लिए उनके संप्रभु अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को
पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में किया था। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण को मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है? तो ppm, पार्ट्स पर मिलियंस में इसे नापा जाता है। ppm का मतलब जो पार्टिकुलेट मैटर होता है वो प्रति एयर की मात्रा में कितना है। और भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा उद्यान है। यह उद्यान भारत के लद्दाख के लेह जिले के हेमिस में एक ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है। किस गैस को स्वच्छ वायु का संकेतक माना जाता है? तो ऑक्सीजन को स्वच्छ वायु का संकेतक माना जाता है। और जंतु चिकित्सा में प्रयुक्त DDT किसका उदाहरण है? तो ये एक कीटनाशक है जिसको डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन बोलते हैं। ये एक सिंथेटिक कीटनाशक है और जिसका सेकेंड वर्ल्ड वार में व्यापक इस्तेमाल किया गया था। हालांकि शुरुआत में इसे रोग फैलाने वाले कीटों और कृषि कीटों को नियंत्रित करने में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा गया था, लेकिन इसके पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों के कारण कई देशों में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और DDT लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है, इसलिए यह एक खतरनाक रसायन है पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न, किस पर्यावरणीय संगठन का प्रतीक है जायंट पांडा? तो WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का जो प्रतीक है, शुभंकर है, वो है जायंट पांडा, विशाल पांडा। यह काला सफेद भालू का होता है। इसके कान, आंखें, पैच, थूथन और कंधों पर काले बाल होते हैं। जानवर का बाकी कोट सफेद होता है और यह विलुप्त प्राय प्राणी की श्रेणी में है। 65। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष को पर्यावरण रक्षक माना जाता है? तो नीम को माना जाता है। इसके बाद अगला, जब अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया से होता है? तो अपशिष्ट जल उप संचार जो उपचार संयंत्र है इसके माध्यम से किया जाता है। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो अब तक भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से 12 को यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम EMAB, मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये रिजर्व राष्ट्रीय उद्यानों या अभयारण्यों की तुलना में प्राकृतिक आवास के बड़े क्षेत्रों की रक्षा के लिए स्थापित किए जाते हैं, जिनमें अक्सर कई संरक्षित क्षेत्र और बफर जोन शामिल होते हैं। इनका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और स्थानीय समुदायों का समर्थन प्राप्त करना होता है। ये आप नोट्स बना सकते हैं देख करके, जो 18 बायो रिजर्व से उसकी सूची मैंने यहाँ दे दिया है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन के मुख्य कारण क्या है? तो मृदा अपरदन का मुख्य कारण है बाढ़ और तेज वायु, और दोनों का संबंध है वनों की कटाई से, अधिक वर्षा से, गलत कृषि प्रणाली से, पशुओं के चराने से और बाघ और शेर, बाघ और चीते के जंगल से खत्म करने का परिणाम। तो जब जंगल घना रहेगा तो बाढ़ कम आएगी, समय से बारिश होगी और मृदा अपरदन कम होगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC कब अस्तित्व में आया? तो 1992 में आया। UNFCCC या जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 1992 में अपनाई गई एक संधि है, जिसका लक्ष्य पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना। यह क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता दोनों की मूल संधि है और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता के लिए आधार का काम करती है। UNFCCC सचिवालय जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रतिक्रियाओं का समर्थन करता है। भारत में सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। किस प्रक्रिया में पौधे CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं? तो यह प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है। लाल सागर में लाल रंग किसके कारण दिखता है? तो लाल रंग के सूक्ष्म शैवालों के कारण, उनकी संख्या इतनी भारी मात्रा में वहाँ है कि उससे पूरा पानी लाल दिखता है। ये एक तरह से बैक्टीरिया की तरह छोटे छोटे लाल रंग के शैवाल होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रदूषण मापन की इकाई क्या है? तो AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स के माध्यम से हम वायु प्रदूषण का मापन करते हैं।
और यह स्तर जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्रदूषण की स्थिति गंभीर होगी, यानी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी उतनी ही ज़्यादा होगी। उदाहरण के लिए 50 या उससे कम AQI का मान अच्छी वायु गुणवत्ता को दर्शाता है, जबकि 300 से ज़्यादा का AQI मान खतरनाक वायु गुणवत्ता को दर्शाता है। अगला प्रश्न, किन जीवों को स्वच्छता कर्मचारी कहा जाता है? तो ये गिद्ध है, वल्चर जिन्हें कहा जाता है, ये स्कैवेंजर अंग्रेजी में इनको बोलते हैं, और यह स्वच्छता कर्मचारी हैं। लेकिन जब हम दर्द के लिए डाइक्लोफिनेक सोडियम और निमुसुलाइड का इस्तेमाल करने लगे तो उसके प्रभाव से गिद्ध बहुत भारी मात्रा में खत्म हो गए। अब भी हैं और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, किस प्रक्रिया में जैव अपघटन होता है? तो कंपोस्टिंग। जिस कंपोस्टिंग का मतलब है कि जो हम गोबर, सड़े गले पत्तियों, पशु उत्पादों को सड़ा करके जो खाद बनाते हैं, उस प्रक्रिया में बायोडिग्रेडेशन होता है, बायोडिकम्पोजिशन होता है, और इसको कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो ये रहा आज का ये सेट 3 में, और आप इसे नोट्स बना करके आगे पढ़ाई करें। और इस वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने प्रतिक्रियाओं को कमेंट के रूप में भेजें। धन्यवाद।